ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अब योगी सरकार का फोकस घरेलू निवेशकों पर है। इस तरीके से घरेलू निवेशकों को साधने के लिए मंत्रियों का समूह देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से भेंट कर उन्हें यूपी में निवेश का आमंत्रण देंगे, जबकि अन्य 6 शहरों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घरेलू रोड शो के लिए नई टीमें गठित की गई हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के लिए अलावा स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी साथ रहेंगे। यहां बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने दुनिया के 16 देशों से 7,12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जुटाए, जिसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो में भाग लेंगे। यहां पर टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एशियन पेंट समूह के अलावा बैंकिंग सेक्टर और फिल्म जगत की हस्तियों से मुख्यमंत्री की भेंट संभावित है। तो वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं यूपी से। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका। अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है कि घरेलू निवेशकों का फोकस भी अब यूपी पर लाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या रणनीति है इसे लेकर पूरी? नहीं, देखिए यूपी बदल गया है और 2017 से 2022 का जो दौर उत्तर प्रदेश में रहा है जी, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके और कानून व्यवस्था को ठीक करके एक औद्योगिक जो समृद्धि का माहौल है वो उत्तर प्रदेश में बन सके, इसके लिए वातावरण तय करने वाला रहा है। सफलता का ये 5 वर्ष रहे हैं और अब उसके बाद जो 4-5 महीने हैं उसी गति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें अपना समय लगाया है जी। अब सब जानते हो कि जो इन्वेस्टर समिट हुई थी 2018 में या उसके बाद, तो उसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे जी। और उनमें से 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर काम करना उसमें शुरू हुआ था। अब आप देखें कि चाइना से मोबाइल कंपनी छोड़कर जाती है तो वो कोरिया और वियतनाम नहीं जाती, वो आती है भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी वो हैदराबाद और कर्नाटका न जाके वो उत्तर प्रदेश में आती है। सैमसंग का भी लगा, तमाम और मोबाइल कंपनियों ने भी अपने लगाए और यहाँ तक इक्विपमेंट बनने की भी तमाम हजारों करोड़ के वहां पर जो है प्रोजेक्ट वो लगे हैं। इसके साथ साथ जो पहला डाटा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा 250 मेगावाट का डाटा सेंटर अपना काम करने की स्थिति में अब प्रारंभ हो गया है, वो पहुंच चुका है, वो भी नोएडा में लगा है। 3 डाटा सेंटर और लग रहे हैं। आज डिफेंस कॉरिडोर है, 7-8 जो एक्सप्रेसवे बनने की तरफ पूरी तरह समाप्ति की तरफ है, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे वो हो। आज स्टार्टअप का कई हजार करोड़ रुपए का फंड आज जगह जगह नए उद्यमियों को पैदा कर रहा है। यानी जो उत्तर प्रदेश कट्टा और तमंचा बनाता था, वहां पर ऑटोमेटिक राइफल बन रही है और ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहा है। जिस बुंदेलखंड में सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पूर्वांचल और बुंदेलखंड में दिखाई पड़ता था, वहाँ आज 110-120 की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां दिखाई पड़ रही है और आज एक वातावरण बना है। हर घर जल, जहाँ बुंदेलखंड में मीलों जाना पड़ता था पानी के लिए, आज हर घर जल की जो व्यवस्था है, हर घर नल, हर घर जल। तो ये एक अद्भुत प्रयास हुए हैं, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की या मकान की या शौचालय का निर्माण हो। आज इस स्थिति में उत्तर प्रदेश पहुंचा है कि उसकी तुलना अब लोग गुजरात, मुंबई और कर्नाटका ऐसे डेवलप्ड स्टेट से करते हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि ये और गति तेज पकड़े और जो प्रधानमंत्री का सपना है 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देश में और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में हो, तो निश्चित रूप में वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में करने की तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शर्मा जी, सीएम भी मुंबई का
मुंबई प्रदेश में में रोड करके शो वो का हिस्सा उसको प्रारूप बनेंगे, देंगे। साथ ही साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात करने वाले हैं, उद्योगपतियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अब क्या जो जो फिल्मी हस्तियों से मुलाकात होगी उससे भी कुछ अलग से निकल कर आ सकता है इसमें। नहीं, निश्चित रूप में जो फिल्म सिटी बन रही है, हम्म। वो आप फिल्म सिटी का रूप देखेंगे कि कुछ समय के बाद लोग मुंबई की तुलना उत्तर प्रदेश से करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तुलना मुंबई से करे नहीं कह रहा हूँ। निश्चित रूप में जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो बनकर तैयार होगा जेवर में। और सबसे बड़ा जो यहाँ का एक्सप्रेस वे है वो भी उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। 19 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। 700 जगह मेट्रो चल रही है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश माफियाओं का, गुंडों का, राज्य और मवालिया का नहीं, अब ये निवेश का उत्तर प्रदेश। चलिए शर्मा जी, उम्मीद बन तो रहा है। हम भी यही करते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रगति का प्रदेश बने और जितनी भी बातें सरकार की तरफ से कही गई है वो धरातल पर भी उतर कर सामने निकल कर आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने अपने विचार यहाँ पर रखे। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से कहा गया कि घरेलू निवेशकों पर फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से और अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश जो लगातार की जा रही है उसमें और कदम उठाने की कोशिश इसके साथ की गई है। बात करेंगे मऊ की, जहां पर अचानक आग लगने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। मऊ के शाहपुर गांव में मंगलवार देर रात अचानक एक घर में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तभी ये हादसा हुआ और आग लगने की वजह से अचानक चीख पुकार मच गई। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी भी दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मऊ जिले के कोपागंज थाने के शाहपुर गांव में एक घर में आग लगने से एक महिला, एक वयस्क और 3 नाबालिगों सहित परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल, चिकित्सा और राहत दल के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों की माने तो प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आग चूल्हे से लगी थी। जिलाधिकारी ने प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा भी की है। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में गम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये सूचना प्राप्त हुई कि ये शाहपुर गांव में एक आग की घटना हुई है। तत्काल यहाँ पर मौके पे मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा भ्रमण किया गया है और सभी हमारी जो मेडिकल टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है तत्काल मौके पे पहुंची है। और यहाँ पर आने पर ज्ञात हुआ कि एक चूल्हे की आग से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उस आग के कारण यहाँ पर 5 लोगों की डेथ हुई है और तत्काल उन सभी जो शव है उनको आगे कार्रवाई के लिए इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो हमारे प्रति व्यक्ति जो दैवीय सहायता है वो तत्काल इसमें मुहैया कराई जाएगी। इसमें प्रति पर्सन 4 लाख रुपए की जो दैवीय सहायता धनराशि उसको देने के निर्देश तहसील को दे दिए गए हैं और इसमें समस्त आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। ठीक है। ये सूचना प्राप्त उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक 27-28 दिसंबर की रात भूकंप की रात साबित हुई। 2.5 घंटे के भीतर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से नेपाल तक एक के बाद एक भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। देर रात भूकंप के झटकों से लोग दहशत के माहौल में आ गए, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। एक के बाद एक आए इन झटकों को स्थानीय लोग किसी बड़े खतरे की तरह मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप का पहला झटका नेपाल के बागलुंग जिले में महसूस किया गया। नेपाल के नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर ने जानकारी दी है कि बागलुंग जिले में 1 घंटे के भीतर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका नेपाली समय से मुताबिक देर रात 1:23 पर महसूस किया गया। बताया जा रहा है कि बागलुंग में महसूस किए गए भूकंप के पहले झटके की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। इसका केंद्र अधिकारी चोर के पास था। वहीं बागलुंग जिले में ही स्थानीय समय के मुताबिक करीब 2:07 पर खुंगा के आसपास भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई।
बात करेंगे विश्व की खबरों की। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर रखा है। जानकारों के मुताबिक ये बर्फीला तूफान आर्कटिक डीप फ्रीज की वजह से आया है। कहर बरपाने वाले इस तूफान की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। पूरे अमेरिका में बीते सोमवार को 3800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। यही नहीं, बिगड़ते हालात को देखते हुए 70% तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं बफेलो में सभी तरीके से परिवहन सुविधाएं प्रभावित रही। यहां पर ट्रेनें और हवाई यात्रियों को रद्द करना पड़ा। यहां तक कि भीषण बर्फबारी के चलते सड़क रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। बफेलो समेत उन इलाकों में ड्राइविंग बैन लागू है जहां पर बर्फ ने अपना सितम ढा रखा है। अमेरिका में चारों तरफ मोटी बर्फ की चादर है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के टेनेसी में सोमवार को एक झरने की तस्वीर भी सामने आई जो कि सर्दी और मौसम के बर्फीले अटैक में 90% से ज्यादा जम गया है। वाटरफॉल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टेलिको प्लेन्स ने बॉल्ड रिवर फॉल्स को बड़े पैमाने पर बर्फ से ढका देखा जा सकता है। अमेरिका में प्रकृति के इस कहर से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। भयानक सर्दी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर ने जीवन को थाम कर रख दिया है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बर्फ से ढकी गाड़ियों में फ्रोजन शव भी मिल रहे हैं। तूफान के कहर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कार और घरों में लोगों को शवों को बाहर निकाला जा रहा है। कोहरे के साथ साथ अब निर्माण कार्य की वजह से भी भारतीय रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने दिल्ली शामली सहारनपुर सेक्शन पर ट्रैफिक ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इस वजह से कुछ ट्रेन को अस्थायी रूप से रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से 28 से 30 दिसंबर तक ट्रेन संख्या 01617, 01618 दिल्ली शामली स्पेशल ट्रेन संख्या 04023, 04024 दिल्ली कासिमपुर खिरी दिल्ली स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 04020, 04019 दिल्ली शामली दिल्ली स्पेशल 30 दिसंबर को निरस्त रहेगी। रेलवे कुछ ट्रेन को इस दौरान मार्ग रोककर चलाएगी। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेन देरी से संचालित हो रही हैं। अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस 4 घंटे से देरी पर चली तो लखनऊ नई दिल्ली 3 घंटे की देरी से गंतव्य तक पहुंची है। इसके अलावा लखनऊ मेल श्रमजीवी हैदराबाद निजामुद्दीन बरौनी नई दिल्ली दरभंगा नई दिल्ली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पद्मावत एक्सप्रेस के देरी से चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा भी की है। इनमें एक नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी तो वहीं दूसरी स्पेशल ट्रेन आनंद विहार दरभंगा के बीच में चलेगी। नए साल पर अगर आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार ने बीते 24 दिसंबर से देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। इस दौरान कुल 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की गई। कोरोना टेस्टिंग के लिए 1780 सैंपल इकट्ठे किए गए। एकत्रित किए गए नमूनों की संख्या 3994 है, जिनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। बीते 26 दिसंबर को बिहार के बोधगया में तीर्थ यात्रा पर आए 5 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 4 थाईलैंड के और एक म्यांमार से है। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने हर एक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% के आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम प्रशिक्षण का फैसला लिया था। देश के अधिकांश राज्यों में मंगलवार को मॉक ड्रिल करवाया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।